नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम की यूनिक सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं धौलागढ़ माता श्रृंखला तृतीय, जिसमें एनवीएस स्कीम के सभी टॉपिक हम चर्चा करेंगे। हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, एएचएम, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी, ट्रांसफर पॉलिसी और सभी मैटर है वो चर्चा किए जा रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन 41। हाउ मच प्राइज मनी विल बी अवार्डेड टू नवोदय इंसेंटिव अवार्ड विनिंग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स। मतलब कि नवोदय विद्यालय ने टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए इंसेंटिव अवार्ड शुरू किया गया है। तो उसमें कितने पुरस्कार राशि के रूप में, सम्मान राशि के रूप में दी जाती है एनबीएस इंसेंटिव अवार्ड के रूप में? देख लेते हैं विकल्प। ₹20,000 एंड सॉल्व, ₹2,600, ₹10,000 एंड सॉल्व, ₹5,000, सी ₹50,000 एंड सॉल्व, ₹1,000, डी ₹10,000 एंड सॉल्व, ₹1,600। तो क्या राशि यहाँ पर दी जाती है? जो सम्मान राशि नवोदय विद्यालय ने इंसेंटिव अवार्ड के रूप में दी जा रही है, तो क्या रखी है? देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, ₹10,000 एंड सोल ₹1,600। 10,000 रुपये पुरस्कार राशि है वो नकद के रूप में दी जाती है, साथ में ही सॉल दिया जाता है। सॉल की कीमत है वो 1,600 रुपये होती है और इसके साथ में ही सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 42। What should be the specification of gold medal given to 3 topper award, class 10th and 4 topper award, class 12th of CBSE board exam selected as NVS incentive award to students? नवोदय विद्यालय ने टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्टूडेंट के लिए भी इंसेंटिव अवार्ड रखे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन है, मैं कोई परीक्षा लेने के लिए नहीं हूँ, आपकी कोई परीक्षा यहाँ पर नहीं ली जा रही है, यहाँ पर नॉलेज दी जा रही है। तो कौन कौन से इंसेंटिव अवार्ड है वो टीचर को दिए जाते हैं, बच्चे को दिए जाते हैं, कितने बच्चे को दिए जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सीबीएसई के जो टॉपर स्टूडेंट है उनको नवोदय विद्यालय वो कौन सा अवार्ड देती है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एनवीएस इंसेंटिव अवार्ड टू स्टूडेंट आ जाएगा। और कितने टॉपर को दिया जाएगा? अगर 10वीं क्लास का बच्चा है तो 3 टॉपर को दिया जाएगा, और 12वीं क्लास का टॉपर है तो उसके लिए 4 अवार्ड है वो निर्धारित किए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, स्ट्रीम वाइज दिए गए हैं। तो 4 अवार्ड होंगे। और इसमें जो गोल्ड मेडल दिया जाता है उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन है वो भी बहुत सारी सूचना दे रहा है। मेरा उद्देश्य आपकी परीक्षा लेना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना। मतलब कि क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है और साथ में ही ऑप्शन में भी है। तो देख लेते हैं हिंदी अर्थ। एनवीएस प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में चयनित सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के 3 टॉपर पुरस्कार कक्षा 10वीं और 4 टॉपर पुरस्कार कक्षा 12वीं के विद्यार्थी को दिए जाने वाले स्वर्ण पदक की विशिष्टता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट के लिए जो इंसेंटिव अवार्ड एनवीएस के द्वारा दिए जाते हैं तो टोटल कितने दिए जाएंगे? 7 दिए जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर। अभी क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया है कि गोल्ड मेडल का स्पेसिफिकेशन क्या होगा? गोल्ड मेडल 50 ग्राम सिल्वर मेडल of 75% purity with rhodium gold polish and Navodaya logo one side and details of exam on the other side. B है गोल्ड मेडल 100 ग्राम सिल्वर मेडल of 75% purity with rhodium gold polish and Navodaya logo one side and details of exam on the other side. सी गोल्ड मेडल 50 ग्राम सिल्वर मेडल of 50% purity with rhodium gold polish and नवोदय लोगो on one side and details of exam on the other side. और डी ऑप्शन है गोल्ड मेडल 50 ग्राम सिल्वर मेडल of 100% purity with rhodium gold polish and नवोदय लोगो one side and details of exam on the other side. तो जो गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट के लिए, जो नवोदय इंसेंटिव अवार्ड दिया जा रहा है, 7 बच्चों को दिया जाता है 10वीं और 12वीं को मिला करके। तो उस गोल्ड मेडल की स्पेसिफिसिटी क्या होगी, वो किसका बना होगा?
देख लेते हैं, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, गोल्ड मेडल 50 ग्राम सिल्वर उसमें होगा, और उसकी प्योरिटी है वो कितनी होगी, 75% होगी, विद रोडियम गोल्ड पॉलिश उसका होगा। और उसके एक साइड में नवोदय लोगो होगा, साथ में दूसरे साइड में जो एग्जाम है, जिस साल की एग्जाम होगी, मतलब कि सीबीएसई एग्जाम होगी, उसमें ईयर भी लिखा होगा। तो इस तरीके से इसका स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। 50 ग्राम का सिल्वर मेडल होगा और उसकी प्योरिटी है वो 75% होगी, रोडियम गोल्ड पॉलिश होगी, और नवोदय लोगो होगा एक साइड में, दूसरे उसके पक्ष में होगा सीबीएसई का लोगो होगा। सीबीएसई एग्जाम है वो लिखी जाएगी, सीबीएसई के बारे में बताया जाएगा, वो कौन सा स्थान उसने लिया है, वो टॉपर है, कौन सी ईयर में है। तो ये सब चीजें ली जाएंगी उसके गोल्ड मेडल के स्पेसिफिकेशन के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 43। An award winning teacher is given a cash prize of rupees 50,000 and a 40-gram silver medal. In which award has this cash amount been introduced? पुरस्कार विजेता शिक्षक को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और 40 ग्राम रजत पदक दिया जाता है। ये नकद राशि किस पुरस्कार में पेश की गई है, मतलब कौन से पुरस्कार में ये पुरस्कार राशि है वो निर्धारित की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, बी नेशनल इंसेंटिव अवार्ड टू टीचर्स, सी नवोदय इंसेंटिव अवार्ड टू टीचर्स, और डी है जेएनवी इंसेंटिव अवार्ड टू टीचर्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स मतलब कि 5 सितंबर को जो नेशनल अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, टीचर्स को राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं। तो शिक्षकों के लिए जो पुरस्कार नेशनल लेवल पर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी जो पुरस्कार राशि है वो रखी गई है, 50,000 रुपये रखी गई है। और पदक है वो दिया जाएगा, 40 ग्राम का रजत पदक दिया जाएगा ये पुरस्कार राशि के रूप में। साथ में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि आप सारी तैयारी रख रहे हैं, परंतु छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम कभी गौर नहीं करते। तो राष्ट्रपति अवार्ड है वो दिया जाता है, नेशनल अवार्ड टीचर्स को दिया जाता है, परंतु उसकी पुरस्कार राशि क्या होती है ये हमें पता ही नहीं होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44। Every second Saturday of the month would be the day of visit of parents and conduct of PTC meeting. The composition of PTC should be as follows except। हिंदी अर्थ देख लेते। माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को माता पिता से मिलने और पीटीसी बैठक आयोजित करने का दिन होगा। पीटीसी की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए सिवाय इसके, मतलब कि जो सेकंड सैटरडे होता है, दूसरा शनिवार होता है प्रत्येक माह का, वो कौन सा दिन निर्धारित किया गया जेएनवी में, ये दिन निर्धारित किया गया है कि इसको पेरेंट्स डे बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ में मिल सकते हैं, उनको परमिशन होती है, वो अपने बच्चों से मिल करके जा सकते हैं। तो उसको पेरेंट्स के लिए डे निर्धारित किया गया है। साथ में पीटीसी मीटिंग है वो भी कंडक्ट की जाती है। प्रत्येक सेकेंड सैटरडे को पीटीसी मीटिंग है वो हर माह की जाती है। तो इसमें पीटीसी का कंपोजिशन क्या होता है, किस तरीके से पीटीसी तैयार होती है। पीटीसी का आपको मालूम है कि पेरेंट्स टीचर्स काउंसिल होती है, उसकी जो कंपोजिशन है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, वो किसके अलावा सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द विद्यालय, चेयरमैन, 15 रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बाई जनरल बॉडी ऑफ पेरेंट्स, और सी है 5 टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव, मिनिमम ऑफ 2 फीमेल स्टाफ, और डी है वाइस प्रिंसिपल ऑफ द नियर बाई जेएनवी विल फंक्शन एज मेंबर सेक्रेटरी। तो पीटीसी का कंपोजिशन हम देख रहे हैं, इनमें से कौन सा गलत हो रहा है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी है ये गलत हो रहा है। वाइस प्रिंसिपल ऑफ द नियर बाई जेएनवी विल फंक्शन एज मेंबर सेक्रेटरी, तो ये बात गलत हो रही है। मतलब कि वाइस प्रिंसिपल है वो नियर बाई जेएनवी का नहीं होना चाहिए, सेम जेएनवी का होना चाहिए, मतलब कि होस्ट जेएनवी का होना चाहिए। ये गलत हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार। बाकी कंपोजिशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द विद्यालय, इसको चेयरमैन बनाया जाएगा। 15 रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बाई जनरल बॉडी ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि
पेरेंट हैं वो मीटिंग करेंगे और 15 रिप्रेजेंटेटिव बना करके उसके लिए मेंबर नियुक्त करेंगे, और साथ में 5 टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और ये 5 टीचर हैं, विद्यालय के 5 टीचर होंगे, उनमें से 2 कम से कम फीमेल टीचर होंगे, और वाइस प्रिंसिपल हैं वो क्या होंगे, मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो नियर बाई के बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेंबर सेक्रेटरी होस्ट जीएनवी का हो जाएगा। परंतु क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, डी ऑप्शन है वो गलत हो रहा है। हमारा सही उत्तर हो रहा है डी। और अगला सवाल देख लेते हैं 45। विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पेरेंट टीचर काउंसिल पीटीसी। कौन सा अभिभावक शिक्षक परिषद पीटीसी का कार्य नहीं है। तो वो कार्य हमें पता लगाना है जो पीटीसी का नहीं होगा। देख लेते हैं। इट विल इनवेरिएबली रिव्यू एंड डिस्कस द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ जेएनवी। BA, the member of PTC shall periodically interact with the students, house leaders, and migrated children. PTC members should visit dorms, classroom, laboratory, and library once in a quarter and suggest improvement if any. D. Surprise visits to the Vidyalaya and observe the staff members whether they are doing well or not. तो पीटीसी का क्या कार्य हो जाएगा यहाँ पर। पीटीसी का कार्य नहीं होगा, हमें पता लगाना है। तो निश्चित रूप से आपको मालूम है कि पीटीसी का जो कार्य नहीं होगा वो डी का नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य उनका नहीं होता है। सरप्राइज विजिट टू द विद्यालय एंड ऑब्जर्व द स्टाफ मेंबर्स वेदर दे आर डूइंग वेल और नॉट, ये कार्य उनका नहीं होता है। पीटीसी है वो सजेस्टिव होती है, उनको देखने का, ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कार्य उनका देखने का नहीं होता है। बाकी पॉइंट देख लेते हैं। इट विल इनवेरिएबली रिव्यू एंड डिस्कस द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ जेएनवी, ये ठीक हो जाएगा। द मेंबर ऑफ पीटीसी सेल पीरियोडिकली इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, हाउस लीडर्स एंड माइग्रेटेड चिल्ड्रन, ये भी ठीक हो जाएगा। पीटीसी मेंबर शुड विजिट डॉम्स, क्लासरूम, लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी वंस इन ए क्वार्टर एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इफ एनी, तो सजेशन के लिए होते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं होते हैं कि वो जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ये कार्य पीटीसी का नहीं होता है, बाकी सभी होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। देखते हैं अगला सवाल 46। फॉर एफिशिएंट मैस मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ फूड एंड द एंश्योर हाइजेनिक कंडीशन, पीटीसी विल। कुशल मैस प्रबंधन, भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभिभावक शिक्षक परिषद पीटीसी देखेगी। कौन कौन सी बातें देखेगी? फ्रीक्वेंट विजिट टू मैस एंड इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन एंड असेस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व्ड। बी, चेक हाइजीन कंडीशन ऑफ मैस surroundings and preparation of food and also preparation of mass menu to ensure balanced diet. C, have meals with children and check drinking water facility. D, all the above। सभी पॉइंट है वो ठीक हो जाएंगे, सभी ठीक है। जो पीटीसी है वो मैस मैनेजमेंट को देखने के लिए, साथ में क्वालिटी ऑफ फूड है और हाइजेनिक कंडीशन को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए ये सब कार्य कर सकती है। सबसे पहले फ्रीक्वेंट विजिट टू मैस मतलब लगातार वो आएगी, और इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन, बच्चों से पूछने पर ही पता लगेगा कि उनको किस तरीके का भोजन दिया जा रहा है, क्या क्वालिटी है उसकी, क्वांटिटी है, पूरा भरपेट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और हाइजीनिक कंडीशन है वो मैस की कैसी है, साफ सफाई किस तरीके की है, आसपास की सफाई कैसी है, और जहां भोजन बनाया जा रहा है उसको भी देखा जाएगा। और साथ में मैस मेन्यू है वो देखा जाएगा कि मैस मेन्यू है वो बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। और साथ में क्या होगा, हैव मील्स विद चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों के साथ में वो खाना भी खाएंगे, जिससे क्वालिटी पता लगे, देखने से नहीं होगा। डाइनिंग हॉल में बच्चों के साथ में खाना खाएंगे, और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये सब चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा, और सजेशन दी जाएंगी कि क्या मैस मैनेजमेंट में सुधार किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ फूड कैसे सुधारा जा सकता है, और साथ में ही हाइजीनिक कंडीशन है, ये सब बातें पीटीसी मेंबर्स के द्वारा देखी जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं। होम टू बी द राइट ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अवर नवोदय कल्चर एंड ट्रेडिशंस, रोल मॉडल्स, गुड सिटीजन्स, सोर्स ऑफ हाई इंस्पिरेशंस फॉर द जनरेशन ऑफ नवोदय चिल्ड्रन। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हमारी नवोदय संस्कृति और परंपराओं,
रोल मॉडल, अच्छे नागरिक, नवोदय बच्चों की पीढ़ी के लिए उच्च प्रेरणा के स्रोत का सही ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? देख लेते हैं कौन होगा इनमें से। Alumni of the Vidyalaya, the students who are selected in JEE NEET are waving the flag of the country by getting good salary abroad. C. Parent Teacher Council, PTC of the Vidyalaya, D. Principal and teachers of the Vidyalaya. कौन होंगे ब्रांड एम्बेसडर, कौन होंगे राइट ब्रांड एम्बेसडर, कौन होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, एलुमिनी ऑफ द विद्यालय। एलुमिनी ऑफ द विद्यालय है मतलब कि पूर्व छात्र हैं, वो क्या होंगे? हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। किसके लिए? नवोदय कल्चर के लिए, ट्रेडिशंस के लिए, रोल मॉडल्स के लिए, गुड सिटीजन्स के लिए, सोर्स ऑफ हाई इंस्पिरेशन फॉर द जनरेशन ऑफ नवोदय चिल्ड्रन। ये सब के लिए कौन होंगे? पूर्व छात्र होंगे, जिनको हम एलुमनाई बोलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो आपको अलार्म के रूप में मिल जाए। आगे देख लेते हैं 48। Who will be included in the selection committee at the regional level under the Navodaya Vidyalaya Samiti incentive award scheme for principal, vice principal, PGT, TGT and miscellaneous category teachers at the national level? राष्ट्रीय स्तर पर प्राचार्य, उप प्राचार्य, पीजीटी, टीजीटी और विविध श्रेणी के शिक्षकों को नवोदय विद्यालय समिति प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत क्षेत्रीय स्तर पर चयन समिति में किसे शामिल किया जाएगा? मतलब कि नवोदय विद्यालय है वो नेशनल लेवल पर एक इंसेंटिव अवार्ड देती है। किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और मिसलिनियस टीचर के लिए भी। तो इसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी है वो रीजनल लेवल पर कौन होगी? रीजन वाइज ये नाम है वो नॉमिनेट किए जाएंगे। तो सिलेक्शन कमेटी इनमें से कौन होगी? देख लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन, बी असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक मेंबर और असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न क्लस्टर आईसी मेंबर होंगे, और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन होंगे, साथ में असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक मेंबर होंगे उस कमेटी में, और असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न क्लस्टर, जिस क्लस्टर के अंदर जेएनवी आती है उसका जो आईसी है वो क्या हो जाएगा? मेंबर हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर के रीजनल लेवल पर कमेटी तैयार करेंगे और टीचर का नाम नॉमिनेट करेंगे नेशनल लेवल के लिए, और वहां पर सेलेक्ट होंगे। और डियर फ्रेंड्स, आप जल्दी से बता दीजिए कि जो नवोदय विद्यालय इंसेंटिव अवार्ड है वो प्रिंसिपल के लिए कितने होते हैं? हाउ मेनी अवार्ड्स फॉर द प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, पीजीटी, टीजीटी और जो मिसलेनियस टीचर है उनकी संख्या क्या होती है? इंसेंटिव अवार्ड का नंबर आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी मेंबर होंगे इसके लिए। ये कंपोजिशन होगा सिलेक्शन का रीजन लेवल पर। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लीजिए 49। एलुमनी आर द डैश ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस हु कैरी एंड ट्रांसफर द नॉलेज एंड कल्चर ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन इनटू देयर सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज, into their professional and social networks, evoke positive response in the society with desirable positive impact on the community, and more than all propagated positive messages across all sections of the society. Their day is celebrated at JNV level every year on। पूर्व छात्र हमारे संस्थानों के हैं, क्या है? जो हमारी संस्था के ज्ञान और संस्कृति को अपने सामाजिक नेटवर्क में स्थानांतरित करते हैं और वांछनीय सकारात्मक प्रभाव के साथ समाज में सकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, समुदाय पर और सबसे अधिक समाज के सभी वर्गों में सकारात्मक संदेशों का प्रचार करते हैं। उनका दिन जेएनवी स्तर पर हर साल डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो खाली स्थान के लिए कौन से विकल्प सही हो जाएंगे? देख लेते हैं। फादर फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी, बी मसीहा फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर, सी मदर फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई, डी फाउंडर फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर। कौन होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी मसीहा फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर। एलुमनाई है वो हमारे मसीहा होंगे, जो क्या काम करेंगे? हमारे जो संस्थान का ज्ञान है, संस्कृति है, उसको समाज में और समुदायों में पेशेवर और सामाजिक नेटवर्क के रूप में स्थानांतरित करते हैं। साथ में वांछनीय सकारात्मक प्रभाव के साथ में समाज में सकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, समुदाय पर और सबसे अधिक समाज के सभी वर्गों में सकारात्मक संदेशों का प्रचार करते हैं। और उनका दिन जेएनवी स्तर पर कब होता है?
इसका दिन होगा फर्स्ट संडे होगा दिसंबर का, जो फर्स्ट संडे होता है दिसंबर महीने का, जो पहला संडे होगा वो दिन होगा क्या, एलुमनी डे कहलाएगा। वहां पर हम सेलिब्रेट करते हैं जेएनवी लेवल पर। सही उत्तर हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, लाइक बटन जरूर दबाइए। और आप किस तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं आप मैसेज के रूप में कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल 50। द रोल एंड एंडोवर्स ऑफ आवर एलुमनाई इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन आवर इन्वायरमेंट A dash flag program is initiated by NVS. Mention that program. इस प्रोग्राम को बताना है। हमारे नवोदय पर्यावरण की रक्षा की दिशा में हमारे पूर्व छात्रों की भूमिका। एक फ्लैगशिप कार्यक्रम एनवीएस द्वारा शुरू किया गया है, उस कार्यक्रम का उल्लेख करें। तो एलुमनाई के लिए नवोदय विद्यालय ने एक फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किया है, उस फ्लैगशिप कार्यक्रम का नाम हमें पता लगाना है। देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया पायलट फ्लैगशिप प्रोग्राम, बी डिजिटल इंडिया मिशन पायलट फ्लैगशिप प्रोग्राम, सी सीड बॉल पायलट फ्लैगशिप प्रोग्राम, और डी है फिट इंडिया मूवमेंट पायलट फ्लैगशिप प्रोग्राम। क्या सही उत्तर हो जाएगा? सी होगा, सीड बॉल पायलट फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा। फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा, सीड बॉल आ जाएगा, सीड बॉल यहाँ पर आ जाएगा। ए सीड बॉल फ्लैगशिप प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय एनवीएस। किसके लिए है ये? एलुमनाई के लिए है। तो बिल्कुल क्वेश्चंस को खोज खोज करके लाया जा रहा है। और आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन है वो एक इंफॉर्मेशन देने वाला है, यहाँ पर आपकी परीक्षा नहीं ली जा रही है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए उसमें क्या सूचना दी गई है। यहाँ पर इसको पैटर्न के रूप में, एमसीक्यू के रूप में बदला जा रहा है। बाकी जो वीडियो है, जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको सीखने के लिए है। सही उत्तर हो रहा है सी, सीड बॉल पायलट फ्लैगशिप प्रोग्राम is initiated by NBS. अगला क्वेश्चन 51। A lightweight big size soft board should be arranged at the back side wall of the class to exhibit creativity of students and other subject related display material. The pasting of charts on the walls of classroom should be dash। छात्रों के रचनात्मक और अन्य विषय से संबंधित प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए कक्षा की पिछली दीवार पर एक हल्के बड़े आकार के सॉफ्ट बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। कक्षा कक्षों की दीवारों पर चार्ट चिपकाना डैश होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है वो इस तरीके के बनाए जा रहे हैं कि नवोदय के रूल से ये उठाए गए। नवोदय विद्यालय में क्लासरूम में बोर्ड होना चाहिए और क्या चीजें हैं वो करनी चाहिए, किस तरीके की सजावट होनी चाहिए, क्लासरूम का अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि छात्रों के रचनात्मक और अन्य विषय से संबंधित प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए पिछली दीवार पर हल्के बड़े आकार के सॉफ्ट बोर्ड होने चाहिए। तो व्यवस्था यहाँ पर पता लग रही है कि सॉफ्ट बोर्ड होने चाहिए, ये रूल है। और कक्षा कक्षों की दीवारों पर चार्ट चिपकाना क्या होना चाहिए? इनिशिएटेड होना चाहिए, प्रमोटेड होना चाहिए, एनकरेज्ड होना चाहिए, डिस्करेज्ड होना चाहिए। तो क्या विकल्प सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डिस्करेज्ड होगा। डिस्करेज्ड होगा क्योंकि दीवारों पर अगर बच्चे चार्ट चिपका देंगे तो दीवारें हैं वो क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर एक अलग बोर्ड इस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, सॉफ्ट बोर्ड लगाया जा रहा है जहां पर आप कोई चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं। परंतु दीवारें हैं उन पर आप चार्ट वगैरह चिपकाने को डिस्करेज करें, इनको डीमोटिवेट करें, बच्चों को मना करें कि दीवारों पर कोई चीज आप ना चिपकाएं। उसके लिए आपको पिछली दीवार पर एक बोर्ड तैयार किया गया है और वहां उसको सजावट के लिए, बच्चों के जो क्रिएटिविटी है उसको डिस्प्ले करने के लिए ये बोर्ड लगाए जाते हैं। और ये कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए, बड़े आकार के होने चाहिए, जिससे कि आसानी से चीजें चिपक सके, बदली जा सके। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो दीवारों पर चार्ट चिपकाना मना किया जाना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 52। द फ्रंट वॉल टुवर्ड्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लासरूम्स शुड हैव हाउ मेनी बोर्ड्स एंड व्हाट पर्पजेज ऑफ देम। मतलब कि क्लासरूम का जेएनवी में अरेंजमेंट किस तरीके का होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि चार्ट है वो बच्चों के दीवारों पर नहीं चिपकाने हैं, उसके लिए सॉफ्ट बोर्ड पीछे की तरफ लगाया जाए जिससे कि बच्चे है वो कोई भी अपनी क्रिएटिविटी है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर
अगर क्लासरूम आप अरेंज कर रहे हैं, क्लासरूम लगा रहे हैं, तो कितने बोर्ड होने चाहिए, सामने वाली दीवार पर कितने बोर्ड होने चाहिए और इन बोर्ड के पर्पज क्या होने चाहिए देख लेते हैं। 3 बोर्ड्स दैट आर व्हाइट बोर्ड फॉर डिस्प्ले डायग्राम्स, ग्रीन बोर्ड फॉर राइटिंग and soft board for charts creativity. B, one board that is white board oblique green board oblique soft board for writing oblique charts oblique creativity. Or C है two boards that are white boards green boards for writing and soft board for charts creativity. D, four boards that are white board for display diagrams, green board for writing, soft board for charts और क्रिएटिविटी एंड स्क्रीन बोर्ड फॉर ऑनलाइन कंटेंट। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए, आपकी कक्षा में जो क्लासरूम है उसमें कितने बोर्ड हैं वो फ्रंट में होने चाहिए और उनके पर्पज क्या होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, टू बोर्ड्स होने चाहिए, या तो व्हाइट बोर्ड होगा या ग्रीन बोर्ड होगा, जो किसके लिए होगा, राइटिंग के लिए होगा, और सॉफ्ट बोर्ड फॉर चार्ट्स क्रिएटिविटी, मतलब सामने भी आपको डिस्प्ले करने के लिए, चार्ट्स डिस्प्ले करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए सॉफ्ट बोर्ड होना चाहिए। और व्हाइट या ग्रीन में से एक बोर्ड होना चाहिए राइटिंग के लिए, आप उस पर चौक से कुछ लिख सकते हैं। तो राइटिंग पर्पज के लिए या तो व्हाइट बोर्ड होगा या ग्रीन बोर्ड होगा, एक तो ये हो गया इनमें से। और दूसरा फ्रंट में भी क्या होगा, दूसरा होगा सॉफ्ट बोर्ड होगा, जो कि आपके चार्ट्स हैं, क्रिएटिविटी बच्चों की डिस्प्ले करने के लिए होगी। तो क्लासरूम अरेंजमेंट में यहाँ सी सही हो जाएगा, टू बोर्ड्स दैट आर व्हाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड्स फॉर राइटिंग एंड सॉफ्ट बोर्ड्स फॉर चार्ट्स क्रिएटिविटी। क्वेश्चन देख लेते हैं 53। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ लेबोरेटरी इज करेक्ट। इंफॉर्मेशन दी गई है, ध्यान से देखना है। पहला है there is a provision of 3 labs that are physics, chemistry and biology apart from computer lab. Second, junior science lab, astronomy lab, maths lab may function with existing laboratories with provision of dedicated one wall to display subject concept for junior students. Third है junior science lab can function with biology lab, chemistry lab, maths lab and astronomy lab can function with physics lab. और फोर्थ है द लेबोरेटरीज शुड इनवेरेबली बी accessible to TGTs also so that the students of class 6 to 8 may also be experiments get exposure of specimen equipment models in the lab। तो यहाँ पर नवोदय रूल्स के अनुसार उसके जो नियम हैं उनके अनुसार लेबोरेटरी के उपयोग हैं वो बताए गए हैं। कौन से इनमें से सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रयोगशाला के उपयोग से संबंधित कौन से कथन सही है, देख लेते ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट, सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट। सभी सही है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी सही हो जाएंगे। देख लेते हैं रूल क्या बोल रहा है। देर इज ए प्रोविजन ऑफ 3 लैब्स, मतलब कि 3 लैब होनी चाहिए, पहली फिजिक्स के लिए, दूसरी केमिस्ट्री के लिए, तीसरी बायोलॉजी के लिए। और ये किससे अलग है, ये कंप्यूटर लैब होगी, उसके अलावा 3 लैब होनी चाहिए, तो कंप्यूटर लैब भी एक होगी। साथ में जूनियर साइंस लैब, एस्ट्रोनॉमी लैब, मैथ लैब में फंक्शन विद एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज, मतलब अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, जो पहले से उपलब्ध लैब है। 3 लैब यहाँ पर प्रोविजन के तहत हैं और कंप्यूटर लैब भी है। और इनके लिए क्या प्रोविजन होगा, डेडिकेटेड वन वॉल टू डिस्प्ले सब्जेक्ट कंसेप्ट फॉर जूनियर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग लैब है उनके एक दीवार है वो सिर्फ किसके लिए होगी, जूनियर बच्चों के लिए डिस्प्ले करने के लिए होगी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो जाएगा जूनियर साइंस लैब कैन फंक्शन विद बायोलॉजी लैब, मतलब कि साइंस लैब है, जूनियर साइंस लैब बायोलॉजी लैब के साथ में या केमिस्ट्री लैब के साथ में कार्य करेगी। और मैथ लैब एंड एस्ट्रोनॉमी लैब कैन फंक्शन विद फिजिक्स लैब, मैथ और एस्ट्रोनॉमी लैब है वो किसके साथ में कार्य करेंगी, मतलब कि फिजिक्स लैब में चलेंगी। The laboratories should invariably be accessible to TGTs also, so that the students of class 6 to 8th may also do experiments, get exposure of specimen equipment models in the lab। ये सब चीजें हैं वो ठीक हो जाती हैं लेबोरेटरी के यूज के लिए। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। नवोदय सिस्टम पर अगला सवाल देख लेते हैं। स्कूल बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ डैश
classrooms apart from library, principal and vice principal rooms, staff room, science laboratories, computer laboratory, medical room, etc. स्कूल भवन, पुस्तकालय, प्राचार्य, उप प्राचार्य कक्षों, स्टाफ कक्ष, विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर प्रयोगशाला, चिकित्सा कक्ष आदि के अलावा डैश कक्षाओं से युक्त होना चाहिए। मतलब कि स्कूल भवन में ये सब चीजें तो होंगी, परंतु क्लासरूम के लिए कितने रूम अलॉट होंगे? देख लेते हैं विकल्प। 28 क्लासरूम्स, 18 क्लासरूम्स, 8 क्लासरूम्स और डी है 38 क्लासरूम्स। क्या होने चाहिए आपके अनुसार, कितने क्लासरूम होने चाहिए? कमेंट भी कर दीजिए। देख लेते हैं सही उत्तर यहाँ हो जाएगा बी 18 क्लासरूम्स। यहाँ पर हो जाएंगे 18 क्लासरूम हो जाएंगे। नवोदय रूल के अनुसार ये मैंने आपको संख्या बताई है। स्कूल बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ 18 क्लासरूम्स अपार्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल रूम्स, स्टाफ रूम, साइंस लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लेबोरेटरीज और मेडिकल रूम है। इनके अलावा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर लेबोरेटरी और मेडिकल रूम के अलावा 18 क्लासरूम हो जाएंगी रूल के अनुसार, जेएनवी के रूल के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नया 55। द टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन फेज ए स्कूल शुड बी 7,660 square meter. How many blocks will there be for boys oblique girls in the above type of school, in which at least accommodation for boys oblique girls should be available? फेज ए स्कूल में बनने वाले भवनों का कुल प्लिंथ एरिया 7,660 वर्ग मीटर होना चाहिए। उपरोक्त प्रकार के स्कूल में लड़के लड़कियों के लिए कितने ब्लॉक होंगे, जिसमें लड़कों लड़कियों के लिए कम से कम आवास उपलब्ध होना चाहिए? देख लेते हैं कितना होना चाहिए। यहाँ पर सूचना दे दी गई है कि जो फेज फर्स्ट टाइप के स्कूल है, फेज फर्स्ट के जो स्कूल है, उनका जो प्लिंथ एरिया है वो कितना होना चाहिए? 7,660 वर्ग मीटर होना चाहिए रूल के अनुसार। तो लड़के और लड़कियों के लिए कितने ब्लॉक होंगे और कितने बच्चों को वो अकोमोडेट करेंगे, आवास प्रदान करेंगे? देख लेते हैं। बॉयज 2 ब्लॉक्स फॉर 192 स्टूडेंट्स and girls 1 block for 96 students. B, boys 1 block for 92 students and girls 1 block for 96 students. C, boys 2 blocks for 192 students and girls 2 blocks for 192 students. D है boys 2 blocks for 292 students and girls 1 block for 48 students. सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2 ब्लॉक्स होंगे, मतलब कि फेज ए स्कूल है, उनका प्लेंथ एरिया है वो कितना होना चाहिए? 7,660 वर्ग मीटर होना चाहिए। और उसमें बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ब्लॉक होंगे, 2 ब्लॉक होंगे, 192 स्टूडेंट्स उनमें रह सकते हैं। मतलब कि दोनों ब्लॉक है वो कितने हो जाएंगे? 96 के हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि 96 सीनियर के लिए हो जाएंगे और 96 जूनियर बॉयज के लिए हो जाएंगे। और गर्ल्स के लिए क्या होगा? एक ही ब्लॉक होगा। कितने बच्चियां उसमें रह सकती हैं? 96 बच्चियां उसमें रह सकती है। तो इस तरीके से फेज ए स्कूल के लिए जो बच्चों के लिए ब्लॉक बताए गए, 2 ब्लॉक है और 192 बच्चे रह सकते हैं। लड़कियों के लिए 1 ब्लॉक होगा और 96 लड़कियां वहां रह सकती है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 56। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टाफ क्वार्टर्स इन फेज ए विद्यालय। तो यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए, टाइप फिफ्थ प्रिंसिपल रेजिडेंस 1 नंबर। बी में आ जाएगा टाइप थर्ड 14 नंबर्स इंक्लूडिंग 6 नंबर वार्डन रेजिडेंस कंस्ट्रक्टेड अलोंग विद द डॉर्मेट्रीज। सी में टाइप सेकंड 8 नंबर्स फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। और डी है टोटल 33 स्टाफ क्वार्टर्स। तो स्टाफ क्वार्टर के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिया है। चरण ए विद्यालय में स्टाफ क्वार्टर के बारे में सही कथन हमें चुनना है। देख लेते हैं विकल्प। ए बी एंड डी ओनली, बी सी एंड डी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, ए बी सी एंड डी ऑल। सभी है तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ए बी सी ओनली। मतलब कि टाइप फिफ्थ में प्रिंसिपल रेजिडेंस होगा, एक ही बनेगा। टाइप थर्ड में 14 नंबर के रेजिडेंस होंगे, जिनमें 6 नंबर के रेजिडेंस हैं वो अलॉट होंगे या बनाए जाएंगे। किसके लिए? वार्डन के रूप में बनाए जाएंगे, वार्डन डोरमेट्री के रूप में, वार्डन क्वार्टर के रूप में बनाए जाएंगे। और ये वार्डन क्वार्टर्स हैं वो किसके साथ में लगे होंगे? डॉर्मेट्री के साथ में लगे होंगे।
और टाइप सेकंड के 8 नंबर्स के क्वार्टर होंगे वो किसके लिए अलॉट होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे। परंतु यहाँ पर जो डी है वो गलत हो रहा है। डी टोटल नंबर 33 स्टाफ क्वार्टर्स है, नवोदय रूल के अनुसार ये गलत हो रहा है। आपको जल्दी से कमेंट करना है कि टोटल नंबर स्टाफ क्वार्टर्स है वो फेज ए में कितने होने चाहिए। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर नवोदय रूल के अनुसार ये 3 सही हो रहे, ए बी और सी सही हो रहे, हमारा विकल्प हो रहा है सही, सी हो रहा है। देख लेते हैं अगला सवाल 57। The total plinth area of the buildings constructed in Phase B school should be 3,459 square meter. How many blocks will there be for boys, girls in the above type of school in which at least accommodation for boys, girls should be available? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। फेज बी स्कूल में बनने वाले भवनों का कुल प्लिंथ एरिया 3,459 वर्ग मीटर होना चाहिए। उपरोक्त प्रकार के स्कूल में लड़के लड़कियों के लिए कितने ब्लॉक होंगे जिसमें लड़के लड़कियों के लिए कम से कम आवास उपलब्ध होना चाहिए, तो वो ब्लॉक हमें पता लगाना है। क्वेश्चन ने सूचना दे दी है कि फेज बी के जो स्कूल होंगे उनका जो प्लिंथ एरिया है वो कितना होना चाहिए, 3,459 होना चाहिए। और लड़के लड़कियों के लिए आवास जो बनेंगे, डॉर्मेट्री बनेंगे, वो कितने ब्लॉक होंगे और कितने उनमें बच्चे रह सकते हैं। देख लेते हैं विकल्प। Boys 2 blocks for 48 students and girls 1 block for 24 students. Boys 1 block for 96 students and girls 1 block for 96 students. Boys 2 blocks for 192 students and girls 2 blocks for 192 students. और लास्ट है बॉयज 2 ब्लॉक्स फॉर 60 स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स 1 ब्लॉक फॉर 48 स्टूडेंट्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। जो फेज बी के स्कूल होंगे वहां का प्लिंथ एरिया है वो 3,459 होगा, और उसमें जो बॉयज के लिए डॉर्मेट्री बनेंगी उनके लिए एक ब्लॉक होगा, और कितने बच्चे उसमें रह सकते हैं, 96 स्टूडेंट्स रह सकते हैं। साथ में गर्ल्स के लिए भी एक ब्लॉक बनेगा, उसमें भी 96 स्टूडेंट्स रह सकते हैं। इस तरीके से ये जो फेज बी के स्कूल होंगे उनमें सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बॉयज 1 ब्लॉक्स फॉर 96 स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स 1 ब्लॉक फॉर 96 स्टूडेंट्स, और उनका प्लिंथ एरिया है वो क्या होगा, 3,459 होगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, किस तरीके की बिल्डिंग होनी चाहिए, क्या उसका पैटर्न होना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 58। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टाफ क्वार्टर्स इन फेज बी विद्यालय। वहां हमने पहले क्वेश्चन में फेज ए के विद्यालय के लिए क्वार्टर का अरेंजमेंट देखा था। अभी देख लेते हैं फेज बी विद्यालय में कौन से स्टाफ क्वार्टर होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। तो सही हमें पहचानना है। देख लेते हैं ए में क्या दिया है। टाइप फोर्थ वाइस प्रिंसिपल रेजिडेंस 1 नंबर में होगा। बी टाइप थर्ड 14 numbers including 4 numbers warden residence constructed along with the dormitories। सी में टाइप थर्ड गेस्ट हाउस एक होगा। डी में है टाइप सेकंड 7 नंबर्स फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, और ई में है टोटल 23 स्टाफ क्वार्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, चरण बी के विद्यालय मतलब कि सेकंड फेज में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन है स्टाफ क्वार्टर के बारे में सही हो जाएंगे। देख लेते हैं विकल्प। ए बी सी एंड डी ओनली, बी सी डी एंड ई ओनली, ए बी सी एंड डी ओनली, और डी है ए बी सी डी एंड ई ऑल करेक्ट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। ये सभी सही हो जाएंगे। मतलब कि फेज बी के विद्यालय में क्या होगा, टाइप फोर्थ का वाइस प्रिंसिपल रेजिडेंस होगा, साथ में ही टाइप थर्ड के 14 स्टाफ क्वार्टर्स बनेंगे जिनमें से 4 वार्डन क्वार्टर होंगे जो डॉर्मेट्री के साथ में होंगे। और सी में है टाइप थर्ड गेस्ट हाउस होगा, एक गेस्ट हाउस बनना चाहिए। डी में टाइप सेकंड के 7 क्वार्टर्स बनेंगे जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे। और यहाँ पर टोटल स्टाफ क्वार्टर्स है वो कितने बनेंगे, 23 बनेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 59। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश रीजनल लैब कैन फंक्शन विद विच लैब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज लैब है वो भी बनना शुरू हो गए हैं, जेएनवी ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। भाषा हिंदी अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा प्रयोगशाला किस प्रयोगशाला के साथ कार्य कर सकती है, मतलब कि यहाँ पर हिंदी लैब है या इंग्लिश लैब है,
रीजनल लैंग्वेज लैब है, मतलब लैंग्वेज लैब है, वो कौन से लैब में चलाई जा सकती है। देख लेते हैं विकल्प। मैथ लैब इन जेएनवी, ज्योग्राफी लैब इन जेएनवी, जूनियर साइंस लैब इन जेएनवी, कंप्यूटर लैब इन जेएनवी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कंप्यूटर लैब में चलेंगे। लैंग्वेज लैब है वो कहाँ रन होगी? कंप्यूटर लैब में रन होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे, और आप बता दीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन मुझे बनाने चाहिए। जहां पर मैं सोचता हूं कि कोई पार्ट है, कोई भी कोना है रूल का जेएनवी से रिलेटेड, वो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब में चलेगी। सही उत्तर हो जाएगा डी। और डियर फ्रेंड्स, धौलागढ़ माता सीरीज तृतीय का लास्ट क्वेश्चन है 60। नवोदय प्रेयर शुड बी संग इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इन 3 minutes विदाउट एसोसिएटिंग और लिंकिंग विद एनी अदर प्रेयर्स। नवोदय प्रेयर शुड बी प्लेड इन विच राग एंड ताल। मतलब इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी मैं टच कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। नवोदय प्रेयर है वो आपको पता है। नवोदय प्रेयर आप जरूर कमेंट करिए, कौन सी बजाई जाती है, कौन सी गाई जाती है नवोदय प्रेयर का, आप कमेंट के रूप में बताइए। और साथ में मैं आपको नवोदय प्रेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। रूल के अनुसार कितने मिनट में गाई जानी चाहिए नवोदय प्रेयर है वो 3 मिनट में होनी चाहिए। और इस प्रेयर के साथ में दूसरी कोई भी प्रार्थना नहीं जोड़नी चाहिए, इसके साथ में दूसरी प्रेयर नहीं गाई जाएगी। नवोदय प्रेयर शुड बी प्लेड इन विच राग एंड ताल, कौन से राग में होगी और कौन से ताल में ये गाई जाएगी। विकल्प देख लेते हैं। राग आसावरी, ताल जपताल, और बी है राग यमन कल्याण, ताल कहरवा, सी है राग खमाज और ताल है दादरा, और डी राग कल्याण और ताल है रूपक। इनमें से कौन सी प्रेयर है, इसका राग और ताल भी हमें पता होना चाहिए। नवोदय प्रेयर तो आप कमेंट कर रहे हैं, नवोदय प्रेयर है वो गाई जाती है, उसको प्रार्थना के रूप में बोला जाता है। ये 3 मिनट में पूरी होनी चाहिए। राग क्या होगा? राग यमन कल्याण होगा, और साथ में ही ताल होगा कहरवा ताल होगा। नवोदय पर फोकस क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो यही बातें पूछी जाएंगी, अलग से क्या क्वेश्चन बनेंगे। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आगे के वीडियोज में सारे लेके आऊंगा। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है, नवोदय प्रेयर है वो गाई जाती है यमन कल्याण राग में, और साथ में ताल उसका होगा कहरवा ताल होगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। इस तरीके से फ्रेंड्स, आज हमने धौलागढ़ माता सीरीज तृतीय के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, और ये सारे क्वेश्चंस हैं क्लासरूम, लेबोरेटरी और अवार्ड से रिलेटेड थे। आगे के वीडियोज में नवोदय से रिलेटेड और भी वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ, तो आप रेगुलरली देखिए और कमेंट करके भी बताइए आपको क्या पोर्शन है वो तैयार करने में मुश्किल हो रही है। ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए, क्योंकि एनवीएस ने एलडी और एलडीसी के लिए नवोदय सिस्टम रखा है। नवोदय मैटर रखें, नवोदय मैटर है मिलना आसान नहीं होता है। दूसरी जगह पर इस तरीके के कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो मुझे मालूम है आप सर्विस कर रहे हैं, नवोदय सिस्टम में वर्क करते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो एक जगह पर प्रिसाइज तरीके से मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ नवोदय सिस्टम के सारे मैटर्स। तो अपने साथियों को भी जरूर बताइए कि इस तरीके की यूनिक सीरीज है वो सिर्फ एक चैनल पर चल रही है, इसलिए सारे साथी हैं वो चैनल से जुड़े हैं और आप फायदा उठाएं, अपना सिलेक्शन निश्चित करें। तो साथियों, एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए जो प्रमोशनल एग्जाम हो रही है, मतलब कि एलडी या एलडीसी एग्जाम हो रही है, उसमें नवोदय सिस्टम रखा गया है। नवोदय सिस्टम में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस रिपेयर्स है, एडमिशन इन जेएनवीज है, ये पॉइंट रखे गए हैं। और साथ में ही हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम एएचएम है, रेजिडेंशियल सिस्टम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है, परचेज प्रोसीजर है, कंडमनेशन प्रोसीजर है, जेन वेस्टी ट्रांसफर पॉलिसी, ये सारे टॉपिक हैं वो रखे गए हैं। और धौलागढ़ माता श्रृंखला में मैं आपको इन सभी टॉपिक से रूबरू करवा रहा हूँ। बाकी जगह पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप चैनल पर बने रहें और अपने मित्रों को जरूर बताएं। मित्रों, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।